नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए धर्मवीर भारती का लिखा प्रसिद्ध लेख गुनाहों का देवता, एपिसोड 27। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। बिंती ने सभी खिड़कियां खोल दी और चंदर के पास ही बैठ गई। सुधा सो रही थी चुपचाप। थोड़ी देर बाद बिंती उठी, घड़ी देखी, मुंह खोलकर दवा दी। सहसा डॉक्टर साहब घबराए हुए से आए। क्या बात है, सुधा क्यों चीखी? कुछ नहीं, सुधा तो सो रही है चुपचाप, बिंती बोली। अच्छा, मुझे नींद में लगा कि वह चीखी है। फिर वह खड़े खड़े सुधा का माथा सहलाते रहे और फिर लौट गए। नर्स अंदर थी। बिंती चंदर को बाहर ले आई और बोली, देखो, तुम कल जीजाजी को एक तार दे देना। लेकिन अब वह होंगे कहाँ? विजगापट्टम या कोलंबो में जहाजी कंपनी के पते से दिलवा देना तार। दोनों फिर जाकर सुधा के पास बैठ गए। नर्स बाहर सो रही थी। 3:30 बज गए थे। ठंडी हवा चल रही थी। बिंती चंदर के कंधे पर सिर रखकर सो गई। सहसा सुधा के होठ हिले और उसने कुछ अस्फुट स्वर में कहा। चंदर ने सुधा के माथे पर हाथ रखा। माथा सहसा जलने लगा था। चंदर घबरा उठा। उसने नर्स को जगाया। नर्स ने बगल में थर्मामीटर लगाया। तापक्रम 105 था। सारा बदन जल रहा था और रह रहकर वह कांप उठती थी। चंदर ने फिर घबराकर नर्स की ओर देखा। घबराइए मत, डॉक्टर अभी आएगा। लेकिन थोड़ी देर में हालत और बिगड़ गई। और फिर उसी तरह दर्दनाक कराहें सुबह की हवा में सिर पटकने लगी। नर्स ने इन लोगों को बाहर भेज दिया और बदन अंगोचने लगी। थोड़ी देर में सुधा ने चीख कर पुकारा, पापा। इतनी भयानक आवाज थी कि जैसे सुधा को नरक के दूत पकड़े ले जा रहे हों। पापा गए। सुधा का चेहरा लाल था और वह हाथ पटक रही थी। पापा को देखते ही बोली, पापा, चंदर को इलाहाबाद से बुलवा दो। चंदर आ गया बेटा, अभी बुलाते हैं। जो ही पापा ने माथे पर हाथ रखा कि सुधा चीख उठी, तुम पापा नहीं हो। कौन हो तुम? दूर हटो, छू मत। अरे बिंती। डॉक्टर शुक्ला ने नर्स की ओर देखा। नर्स बोली। सुधा ने फिर करवट बदली और नर्स को देखकर बोली, कौन गेसु, आओ बैठो। चंदर नहा रहा है, अभी बुलाती हूँ। अरे चंदर। और फिर हांफने लगी, आंखें बंद कर ली और रोकर बोली, पापा, तुम कहाँ चले गए? नर्स ने चंदर और बिंती को बुलाया। बिंती पास जाकर खड़ी हो गई, आंसू पोंछकर बोली, दीदी, हम आ गए। और सुधा की बाह पर हाथ रख दिया। सुधा ने आंखें नहीं खोली। बिंती के हाथ पर हाथ रखकर बोली, बिंती, पापा कहाँ गए हैं? खड़े तो हैं मामा जी। झूठ मत बोल कमबख्त। अच्छा ले, शरबत तैयार है, जा। चंदर स्टडी रूम में पढ़ रहा है, बुला ला, जा। बिंती फफक कर रो पड़ी। रोती क्यों है? सुधा ने कराह कर कहा, मैं जाऊंगी तो चंदर को तेरे पास छोड़ जाऊंगी। जा, चंदर को बुला ला, नहीं बर्फ घुल जाएगी। शरबत छान लिया है। चंदर आगे आया। रुंधे गले से आंसू पीते हुए बोला, सुधा, आंखें खोलो, हम आ गए। सुधी। डॉक्टर साहब कुर्सी पर पड़े सिसक रहे थे। सुधा ने आंखें खोली और चंदर को देखते ही फिर बहुत जोर से चीखी, तुम ऑस्ट्रेलिया से लौट आए? झूठे। तुम चंदर हो? क्या मैं तुम्हें पहचानती नहीं? अब क्या चाहिए? इतना कहा, तुमसे हाथ जोड़ा, मेरी क्या हालत है। लेकिन तुम्हें क्या? जाओ यहां से, वरना मैं अभी सिर पटक दूंगी। और सुधा ने सिर पटक दिया। नहीं गए। नर्स ने इशारा किया। चंदर कमरे के बाहर आया और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गया। सुधा ने आंखें खोली और फटीफटी आंखों से चारों ओर देखने लगी। फिर नर्स से बोली, गेसु, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने अपने को बेचा नहीं, अपने पैर पर खड़ी हो। किसी के आश्रय में नहीं हो। कोई खाना पड़ा देकर तुम्हें खरीद नहीं सकता।
गेसु। बिंती कहाँ गई? मैं खड़ी हूँ दीदी। अच्छा, पापा कहाँ हैं? सुधा ने कराकर पूछा। डॉक्टर साहब उठकर आ गए बेटा, बड़े दुलार से सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोले। सुधा रो पड़ी। कहाँ थे पापा अभी तक तुम? हमने इतना पुकारा, न तुम बोले न चंदर बोला। हमें तो डर लग रहा था, इतना सुना था। जाओ, महाराजन ने रोटी सेंक ली है, खा लो। हाँ, ऐसे बैठ जाओ। लो पापा, हमने नान खटाई बनाई। डॉक्टर शुक्ला रोते हुए चले गए। बिंती ने चंदर को बुलाया। देखा चंदर कुर्सी पर हथेली में मुंह छिपाए बैठा था। बिंती गई और चंदर के कंधे पर हाथ रखा। चंदर ने देखा और सिर झुका लिया। चलो चंदर, दीदी फिर बेहोश हो गई। इतने में नर्स बोली, वह फिर होश में आई है, आप लोग वहीं चलिए। सुधा ने आंखें खोल दी थी। चंदर को देखते ही बोली, चंदर आओ, कोई मास्टर ठीक किया तुमने? जो कुछ पढ़ा था वह भूल रही हूँ। अब इम्तिहान में पास नहीं होंगी। डेलीरियम अब भी है, नर्स बोली। सहसा सुधा ने चंदर का हाथ छोड़ दिया और झट से हथेलियां आंखों पर रख ली और बोली, ये कौन आ गया? यह चंदर नहीं है। चंदर नहीं है। चंदर होता तो मुझे डांटता क्यों बीमार पड़ी? अब बताओ मैं चंदर को क्या जवाब दूंगी? चंदर को बुला दो। गेसु, जिंदगी में दुश्मनी निभाई, अब मौत में तो न निभाए। ओफ, मरीज के पास इतने आदमी, तभी डेलीरियम होता है। सहसा डॉक्टर ने प्रवेश किया। कोई दूसरा डॉक्टर था, अंग्रेज था। बिंती और चंदर बाहर चले आए। बिंती बोली, ये सिविल सर्जन है, उसने खून मंगवाया। देखा, फिर डॉक्टर शुक्ला को भी हटा दिया। सिर्फ नर्स रह गई। थोड़ी देर बाद वह निकला तो उसका चेहरा स्याह था। क्या यह प्रेगनेंसी पहली मर्तबा थी? जी हाँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, अब मामला हाथ से बाहर है। इंजेक्शन लगेंगे, अस्पताल ले चलिए। डॉक्टर शुक्ला, मवाद आ रहा है, कल तक सारे बदन में फैल जाएगा। किस बेवकूफ डॉक्टर ने देखा था? चंदर ने फोन किया। एम्बुलेंस कार आ गई। सुधा को उठाया गया। दिन बड़ी ही चिंता में बीता। 3-3 घंटे पर इंजेक्शन लग रहे थे। दोपहर को 2 बजे इंजेक्शन खत्म कर डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और बोला, कुछ उम्मीद है, अगर 12 घंटे तक हार्ट ठीक रहा तो मैं आपकी लड़की आपको वापस दूंगा। बड़ा भयानक दिन था। बहुत ऊंची छत का कमरा, दालानों में टाट के पर्दे पड़े थे और बाहर गर्मी की भयानक लू हू करती हुई दानवों की तरह मुंह फाड़े दौड़ रही थी। डॉक्टर साहब सिरहाने बैठे थे, पथरीली निगाहों से सुधा के पीले मृतप्राय चेहरे की ओर देखते हुए। बिंती और चंदर बिना कुछ खाए पिए चुपचाप बैठे थे। रहकर बिंती सिसक उठती थी, लेकिन चंदर ने मन पर पत्थर रख लिया था। वह एकटक एक ओर देख रहा था। कमरे में वातावरण शांत था। रहकर बिंती की सिसकियां, पापा की नी श्वासें तथा घड़ी की निरंतर टिक टिक सुनाई पड़ रही थी। चंदर का हाथ बिंती की गोद में था। एक मूक संवेदना ने बिंती को संभाल रखा था। चंदर कभी बिंती की ओर देखता, कभी घड़ी की ओर। सुधा की ओर नहीं देख पाता था। दुख अपनी पूरी चोट करने के वक्त अक्सर आदमी की आत्मा और मन को क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है। चंदर कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। संज्ञाहत, नीरव, निश्चेष्ट। घड़ी की सुई अविराम गति से चल रही थी। सर्जन कई दफे आए। नर्स ने आकर टेम्परेचर लिया। रात को 11 बजे टेम्परेचर उतरने लगा। डॉक्टर शुक्ला की आंखें चमक उठीं। ठीक 12:05 पर सुधा ने आंखें खोल दी। चंदर ने बिंती का हाथ मारे खुशी से दबा दिया। बिंती कहाँ है? बड़े क्षीण स्वर में पूछा। सुधा ने आंख घुमाकर देखा। पापा को देखते ही मुस्कुरा पड़ी। बिंती और चंदर उठकर आ गए। आहा, चंदर तुम आ गए? हमारे लिए क्या लाए? पगली कहीं की, मारे खुशी के चंदर का गला भर गया।
लेकिन तुम इतनी देर में क्यों आए चंदर? कल रात को ही आ गए थे हम। चलो चलो, झूठ बोलना तो तुम्हारा धर्म बन गया। कल रात को आ गए होते तो अभी तक हम अच्छे भी हो गए होते। और वह हाफने लगी। सर्जन आया, बात मत करो, उसने कहा। उसने एक मिक्सचर दिया, फिर आला लगाकर देखा और डॉक्टर शुक्ला को अलग ले जाकर कहा, अभी 2 घंटे और खतरा है, लेकिन परेशान मत होइए, अब 70% आशा है। मरीज जो कहे उसमें बाधा मत दीजिएगा, उसे जरा भी परेशानी न हो। सुधा ने चंदर को बुलाया। चंदर, पापा से मत कहना, अब मैं बचूंगी नहीं, अब कहीं मत जाना, यहीं बैठो। छह पगली, डॉक्टर कह रहा है अब खतरा नहीं है। चंदर ने बहुत प्यार से कहा, अभी तो तुम हमारे लिए जिंदा रहोगी ना। कोशिश तो कर रही हूँ चंदर, मौत से लड़ रही हूँ। चंदर, उन्हें तार दे दो, पता नहीं देख पाऊंगी या नहीं। दे दिया सुधा, चंदर ने कहा और सिर झुकाकर सोचने लगा। क्या सोच रहे हो चंदर? उन्हें इसीलिए देखना चाहती हूँ कि मरने के पहले उन्हें क्षमा कर दूं, उनसे क्षमा मांग लूं। चंदर, तुम तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते। डॉक्टर शुक्ला आए। सुधा ने कहा, पापा आज तुम्हारी गोद में लेट लें। उन्होंने सुधा का सिर गोद में रख लिया। पापा, चंदर को समझा दो, ये अब अपना ब्याह तो कर ले। हाँ पापा, हमारी भागवत मंगवा दो। शाम को मंगवा देंगे बेटी, अब 1 बज रहा है। देखा, सुधा ने कहा, बिंती यहाँ आओ। बिंती आई। सुधा ने उसका माथा चूम कर कहा, रानी, जो कुछ तुझे आज तक समझाया वैसा ही करना। अच्छा पापा तेरे जिम्मे हैं। बिंती रोकर बोली, दीदी ऐसी बातें क्यों करती हो? सुधा कुछ न बोली, गोद से हटाकर सिर तकिए पर रख लिया। जाओ पापा, अब सो रहो तुम। सो लूंगा बेटी, जाओ, नहीं फिर हम अच्छे नहीं होंगे। जाओ। सर्जन का आदेश था कि मरीज के मन के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शुक्ला चुपचाप उठे और बाहर बिछे पलंग पर लेट रहे। सुधा ने चंदर को बुलाया, बोली, मैं झुक नहीं सकती बिंती, यहाँ आहा। चंदर के पैर छू। अरे अपने माथे में नहीं पगली, मेरे माथे से लगा दे, मुझसे झुका नहीं जाता। बिंती ने रोते हुए सुधा के माथे में चरणधूल लगा दी। रोती क्यों है पगली? मैं मर जाऊं तो चंदर तो है ही। अब चंदर तुझे कभी नहीं रुलाएंगे, चाहे पूछ लो। इधर आओ चंदर, बैठ जाओ, अपना हाथ मेरे होठों पर रख दो। ऐसे, अगर मैं मर जाऊं तो रोना मत चंदर। तुम ऊंचे बनोगे तो मुझे बहुत चैन मिलेगा। मैं जो कुछ नहीं पा सकी वह शायद तुम्हारे ही माध्यम से मिलेगा मुझे। और देखो, पापा को अकेले दिल्ली में न छोड़ा, लेकिन मैं मरूंगी नहीं चंदर। यह नरक भोग कर भी तुम्हें प्यार करूंगी। मैं मरना नहीं चाहती, जाने फिर कभी तुम मिलो या न मिलो। चंदर, उफ कितनी तकलीफ है चंदर। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अरे हटो हटो चंदर। सहसा सुधा की आंखों में फिर अंधेरा छा गया। भागो चंदर, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? चंदर घबराकर उठ गया, पीछे कोई नहीं था। अरे चंदर, तुम्हें पकड़ रहा है। चंदर, तुम मेरे पास आओ। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़ लिया। बिंती भागकर डॉक्टर साहब को बुलाने गई। नर्स भी भागकर आई। सुधा चीख रही थी, तुम हो कौन? चंदर को नहीं ले जा सकते। मैं चल तो रही हूँ चंदर, मैं जाती हूँ इसके साथ, घबराना मत, मैं अभी आती हूँ। तुम तब तक चाय पी लो नहीं, मैं तुम्हें उस नरक में नहीं जाने दूंगी। मैं जा तो रही हूँ बिंती, मेरी चप्पल ले आ। अरे पापा कहाँ है पापा? और सुधा का सिर चंदर की बाह पर लुढ़क गया। बिंती को नर्स ने संभाला और डॉक्टर शुक्ला पागल की तरह सर्जन के बंगले की ओर दौड़े। घड़ी ने टन-टन 2 बजाए। जब एम्बुलेंस कार पर सुधा का शव बंगले पहुंचा तो शंकर बाबू आ गए थे भू को विदा कराने।
उपसंहार जिंदगी का यंत्रणा चक्र एक वृत्त पूरा कर चुका था। सितारे एक क्षितिज से उठकर आसमान पार कर दूसरे क्षितिज तक पहुंच चुके थे। साल डेढ़ साल पहले सहसा जिंदगी की लहरों में उथल पुथल मच गई थी और विक्षुब्ध महासागर की तरह भूखी लहरों की बाहें पसारकर वह किसी को दबोच लेने के लिए हुंकार उठी थी। अपनी भयानक लहरों के शिकंजे में सभी को झकझोर कर, सभी के विश्वासों और भावनाओं को चकनाचूर कर अंत में सबसे प्यारे, सबसे मासूम और सबसे सुकुमार व्यक्तित्व को निगलकर अब धरातल शांत हो गया। तूफान थम गया था, बादल खुल गए थे और सितारे फिर आसमान के घोंसलों से भयभीत विहंगशावकों की तरह झांक रहे थे। डॉक्टर शुक्ला छुट्टी लेकर प्रयाग चले आए थे। उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया था। उन्हें कभी किसी ने गाते हुए नहीं सुना था। अब वह सुबह उठकर लॉन पर टहलते और एक भजन गाते थे। बिनती, जो इतनी सुंदर थी, अब केवल खामोश पीड़ा और अवशेष स्मृति की छाया मात्र थी। चंदर शांत था, पत्थर हो गया था, लेकिन उसके माथे का तेज बुझ गया था और वह बूढ़ा सा लगने लगा था, और यह सब केवल 15 दिनों में। जेठ दशहरे के दिन डॉक्टर साहब बोले, चंदर आज जाओ, उसके फूल छोड़ आओ, लेकिन देखो शाम को जाना जब वहाँ भीड़ भाड़ न हो। अच्छा, और चुपचाप टहलकर गुनगुनाने लगे। शाम को चंदर चला तो बिनती भी चुपचाप साथ हो ली। न बिनती ने आग्रह किया, न चंदर ने स्वीकृति दी। दोनों खामोश चल दिए। कार पर चंदर ने बिनती की गोद में गठरी रख दी। त्रिवेणी पर कार रुक गई। हल्की चांदनी मैले कफन की तरह लहरों की लाश पर पड़ी हुई थी। दिन भर कमाकर मल्लाह थक कर सो रहे थे। एक बूढ़ा बैठा चिलम पी रहा था। चुपचाप उसकी नाव पर चंदर बैठ गया। बिनती उसकी बगल में बैठ गई। दोनों खामोश थे, सिर्फ पतवारों की छप छप सुन पड़ती थी। मल्लाह ने तख्त के पास नाव बांध दी और बोला, नहा ले बाबू। वह समझता था बाबू सिर्फ घूमने आए हैं, जाओ। वह दूर तख्तों की कतार के उस छोर पर जाकर खो गया। फिर दूर दूर तक फैला संगम और सन्नाटा। चंदर सिर झुकाए बैठा रहा, बिनती सिर झुकाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद बिनती सिसक पड़ी। चंदर ने सिर उठाया और फौलादी हाथों से बिनती का कंधा झकझोर कर बोला, बिनती, यदि रोई तो यही फेंक देंगे उठाकर, कमबख्त, अभागी। बिनती चुप हो गई। चंदर चुपचाप बैठा तख्त के नीचे से गुजरती हुई लहरों को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने गठरी खोली, फिर रुक गया। शायद फेंकने का साहस नहीं हो रहा था। बिनती ने पीछे से आकर एक मुट्ठी राख उठा ली और अपने आंचल में बांधने लगी। चंदर ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर झपटकर उसने बिनती का आंचल पकड़कर राख छीन ली और गुर्राता हुआ बोला, बदतमीज कहीं की, राख ले जाएगी अभागी। और झट से कपड़े सहित राख फेंक दी और आग्नेय दृष्टि से बिनती की ओर देखकर फिर सिर झुका लिया। लहरों में राख एक जहरीले पनियाले सांप की तरह लहराती हुई चली जा रही थी। बिनती चुपचाप सिसक रही थी। नहीं चुप होगी। चंदर ने पागलों की तरह बिनती को ढकेल दिया। बिनती ने बांस पकड़ लिया और चीख पड़ी। चीख से चंदर जैसे होश में आ गया। थोड़ी देर चुपचाप रहा, फिर झुककर अंजलि में पानी लेकर मुंह धोया और बिनती के आंचल से पोंछकर बहुत मधुर स्वर में बोला, बिनती, रो मत। मेरी समझ में नहीं आता कुछ भी। रो मत। चंदर का गला भर आया और आंख में आंसू छलक आए। चुप हो जाओ रानी, मैं अब इस तरह कभी नहीं करूंगा। उठो, अब हम दोनों को निभाना है। बिनती। चंदर ने तख्त पर छीनाशपटी में बिखरी हुई राख चुटकी में उठाई और बिनती की मांग में भरकर मांग चूम ली। उसके होठ राख में सन गए। सितारे टूट चुके थे। तूफान खत्म हो चुका था। नाव किनारे पर आकर लग गई थी। मल्लाह को चुपचाप रुपए देकर बिनती का हाथ थामकर चंदर ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छायाएं मिलती जुलती हुई चल दी। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं।
अगली कहानी तक शब्दों की दुनिया में डूबे रहे। धन्यवाद।